ओके, सो नाउ द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन चल रहा है वर्ल्ड में, अब तो एकदम पीक पर है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज इंडस्ट्रियल, अभी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 कर दिया है। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का नाम दिया जा रहा है बिकॉज इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबलाइजेशन सो मच, इट इज बीइंग कंपेयर्ड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द 17th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन था जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग लैपटॉप पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन फेयर कैसे होगा? फेयर मत, तो ग्लोबलाइजेशन का फेयर का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा सबको बराबर मिले। ये ना हो कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में एक कंट्री गरीब हो गया और दूसरा कंट्री उसका फायदा उठा के अमीर हो गया। तो उस ये होता है, और ये क्यों हो रहा है? एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है, उसका नाम है फिस्कल इंपीरियलिज्म, FISCAL। फिस्कल मतलब पैसे से रिलेटेड, और इंपीरियलिज्म वही जो करते आए हैं। इंपीरियल कौन था? ब्रिटेन। तो इंपीरियलिज्म एक टर्म है जिसमें कि जो पावरफुल होता है वो पावरलेस को डोमिनेट करता है। तो ऐसा बोला जाता था कि अभी आप 19th सेंचुरी से पहले पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म था, जो बड़ी कंट्रीज थी वो छोटी कंट्री को अपना गुलाम बना के रखती थी, जैसे ब्रिटेन अब इंडिया को रखता था, फ्रांस जर्मनी भी अपनी अपनी कॉलोनीज अफ्रीका की बहुत जगहों पर उन्होंने कंट्रोल करके रखी थी। लेकिन अब वो फिजिकल इंपीरियलिज्म नहीं है कि आप किसी के घर में किसी कंट्री में जाकर के उसको अपना गुलाम बनाए। अब है फिजिकल, पैसे से, यानी आप सामने वाली कंट्री का इतना ज्यादा ट्रेड कंट्रोल कर लो, उसकी कंट्री में जो भी सामान बिके सब आपका ही हो, तो फिर गुलाम ही हो गया वो आपका। तो ग्लोबलाइजेशन रिच कंट्रीज को ये दोबारा मौका दे रहा है इंपीरियल इंपीरियल पावर बनने का। जैसे तैसे तो आजादी मिली सबको, जैसे तैसे सब लोग डेमोक्रेटिक, और वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हैं, आज खुद जी रही हैं। तो अब जो रिच कंट्रीज हैं वो नया तरीका निकाल के लाए हैं इंपीरियलिज्म का, यानी गुलाम बनाने का। वो है ग्लोबलाइजेशन, वो भी नेगेटिव सेंस में। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज तो आ रही हैं छोटी कंट्रीज में, खूब अपना सामान फैला रही हैं। अमेजोन को ले लो, गूगल को ले लो, माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, लेकिन अपनी कंट्री में ले जाने के नाम पर वो लोग बैरियर लगा देते हैं, कोई ना कोई बहाना दे करके। तो गवर्नमेंट हर एक कंट्री की उसको अवेयर रहना चाहिए कि अपने लोगों का इंटरेस्ट वो कर पा रही है बैलेंस या नहीं। फॉर एग्जाम्पल चाइना इस मामले में बहुत तेज है। सो दे आर वेरी फास्ट एंड फास्ट फॉरवर्ड इन थिंकिंग कि ग्लोबलाइजेशन से उनको फायदा हो और उनका फायदा कोई ना उठाए। तो वो जानबूझ कर करके अपनी करेंसी को नीचे रखते हैं ताकि उनके जो सामान है वो सस्ते रहे, जगह और बिके। तो लेकिन बाकी जो कंट्रीज है उनमें बहुत जगह पे ऐसा देखा जाता है कि उनके मेजर मेजर प्लांट शट हो गए, बंद हो गए, क्योंकि बाहर की कंट्री का सामान इंपोर्ट हो रहा है और उनकी खुद की कंट्री में कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बची रहे। कहीं ऐसा ना हो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो छोटे मोटे कारीगर और खुद के इंडस्ट्रीज है वो बर्बाद हो जाए, और वर्ल्ड की जो कंपनीज है केवल उनके ही कपड़े खरीदे इंडियंस या बाकी कोई भी कंट्री। तो एक टाइम पर जब वो ही बचेंगे मार्केट में और हमारी पूरी खत्म हो चुकी होंगी, तो उस केस में वो चाहेंगे तो हमें 200 400 500 कितना भी महंगा बेचेंगे, हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अपनी इंडस्ट्री नहीं है। तो वो एक तरीका है जिसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर ग्लोबलाइजेशन, यही रीजन है। क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट नहीं करता। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें ये करना होगा कि गवर्नमेंट को इंश्योर करे कि बढ़ावा दिया जाए लोकल प्रोडक्ट्स को, जैसे मोदी जी बोलते रहते हैं मेड इन इंडिया, इंडिया फॉर इंडियन, मेड इन इंडिया। तो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बचाना करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को खुद ये ध्यान देना होगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को आप नहीं रोक सकते। ग्लोबलाइजेशन तो हर कंट्री में हो रहा है, आपके यहाँ भी होगा, आप मना नहीं कर सकते किसी कंट्री को कि हमारा ट्रेड मत करो। लेकिन आप अपने लोगों को मोटिवेट तो कर ही सकते हैं कि अपना सामान खरीदो। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि लेबर लॉस को ढंग से लगाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आए और 18-18 घंटे हमारे लेबर से काम कराएं, उनको परेशान करें। तो लेबर लॉ भी कंट्रीज में अच्छे से लगने चाहिए ताकि वर्कर को उनके राइट और राइटफुल पैसा मिले। ये नहीं कि अब फॉरेन कंपनी आ गई, कोई भी कंपनी आ गई और बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा काम करा रही है। आईटी के लिए बहुत बार ये बोला जाता है कि आईटी वाले लेबर ही हैं, जितना पैसा वो जनरेट करते हैं 10 घंटे काम करके उनका 1/10 भी उनको नहीं मिलता है इंडिया। अभी ग्लोबलाइज, उसके अलावा उनको अपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए। उसके अलावा जो एक और तरीका है कि सारे डेवलपिंग या फिर गरीब कंट्री एक तरह से जिनको बोलते हैं उनको मिल करके WTO पे जाके नेगोशिएट करना चाहिए कि आप हमें फेयर और अच्छे रूल्स या और अच्छी डील्स दो।
समझ गए? तो बहुत बार ऐसा होता है, पिछले कई सालों में देखा गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज जाती है डब्ल्यूटीओ में गुहार लगाती हैं कि डेवलप कंट्रीज कितना बुरा कर रहे हैं हमारे साथ। हर बार डब्ल्यूटीओ में झगड़ा होता है, क्योंकि जो वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं वो और से और प्रोडक्ट को लाना चाहती है डब्ल्यूटीओ के अंदर। जैसे पहले डब्ल्यूटीओ के अंदर ई-कॉमर्स नहीं था, उसका पार्ट नहीं था। अब रूल्स लोग चाहते हैं, यानी मतलब उसपे आपको किसी को अलाउ करना कंपल्सरी नहीं था। लेकिन अब क्योंकि कुछ-कुछ आइटम रखे जाते हैं ना कि पहले फूड पे था, फिर कपड़ों पे आया, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं वर्ल्ड पे जिनमें ट्रेड होता है। तो जो नए-नए आइटम आते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, तो वो सब उसका पार्ट नहीं थे। अब डब बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ चाहती है कि ई-कॉमर्स भी इसका पार्ट हो जाए, यानी अमेज़न और बड़े-बड़े ई-कॉमर्स साइट हैं जो हर जगह अपना हाथ फैलाते जा रहे हैं, उनको कोई रोक-टोक ना हो। क्योंकि आप चाहे तो आज अमेज़न को अपने घर में बंद कर दे, ना मना करें क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर ही नहीं था वो। तो पहले अगर अमेज़न आपकी कंट्री में आ रहा है और सबको वो पूरा सब चीज़ कंट्रोल कर रहा है तो आप उसे मना कर सकते थे। बट वन्स इट कम्स अंडर डब्ल्यूटीओ या रूलिंग्स में आ जाता है कि आपको देना ही पड़ेगा, तो आप अमेज़न के अलीबाबा किसी को भी नहीं मना कर पाएँगे। तो अब जो नए-नए उनके फ़ायदे के जो टॉपिक हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, वो उन्हें पुश करते रहते हैं, जिन चीज़ों में वो आगे हैं। तो वो चाहते हैं कि डब्ल्यूटीओ में वही मैटर आए जिसमें वो आगे हैं, ताकि वो ट्रेड में और फ़ायदा उठाएँ। और डेवलपिंग कंट्रीज़ ये बोलती है कि हमारे यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है, आप हमें ऐसे कुछ दो ताकि हम लोगों को खाना प्रोवाइड करा सकें, आप हमें इतनी छूट दो और इन सब चीज़ों को आप फूड को आप डब्ल्यूटीओ से बाहर रखो या फूड के कुछ परसेंटेज को बाहर रखो। क्योंकि अगर हम फूड में भी यही चीज़ करेंगे कि फ्री ट्रेड कर दिया तब तो हमारे यहाँ के लोग भूखे मर जाएँगे। एक्सपोर्ट करना भी तो फिर उसमें एक्सपोर्ट और मतलब टैक्स लगाना उसमें कंपल्सरी होता है। जो हम लोग अपना सामान अपने घर में देखते हैं, उसपे भी फिर टैक्स लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने हक के लिए लड़ते हैं, डेवलप कंट्रीज़ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो कुछ टाइम पहले डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग कंट्रीज़ गए थे, इंडिया भी था। फिर उन लोगों ने ये रखा कि हमें फूड सिक्योरिटी क्लॉज़ एक चाहिए, तो वो रखा गया, फिर ए टू ए क्लॉज़ बोलते हैं उसको। उसमें फूड सिक्योरिटी यानी जितना खाने में लागत की ज़रूरत है, उतने में अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है, तो उसको बुरा नहीं माना जाएगा। क्योंकि सब्सिडी देना डब्ल्यूटीओ में बुरा माना जाता है, मतलब गलत माना जाता है। डिस्टॉर्ट करते हैं आप मतलब ये ट्रेड को। मतलब जैसे कैसे करते हैं? जैसे कि मेरे यहाँ सामान जो है वो ₹10 का बिक रहा था, ठीक है? अब मैंने क्या किया, गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया फार्मर्स को। मशीन सब कुछ प्रोवाइड करा दिया। अब फार्मर का वही सामान ₹2 का बन गया। अब फार्मर मस्त एक्सपोर्ट करे जा रहा है उसको ₹4 में वर्ल्ड में और खूब पैसे कमा रहा है। तो लोग ये ब्लेम करेंगे कि गवर्नमेंट ने जानबूझ करके पैसा दे करके फार्मर्स को डिस्टॉर्ट कर दिया ट्रेड को। क्योंकि बाकी दुनिया के लोग ₹9 में सामान बेचे, उनकी ₹8 की लागत है। बट आपकी गवर्नमेंट ने जानबूझ करके पैसा दिया फार्मर्स को ताकि उनके रेट कम हो जाए और वर्ल्ड में वो ज़्यादा पैसे कमाएँ। लेकिन हमारे यहाँ फिर फूड सिक्योरिटी क्लॉज़ है कि हम इतनी हेल्प फर्टिलाइज़र फ्री दे रहे हैं किसानों को और ये सारी चीज़ें हम फ्री दे रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ किसानों की हालत बहुत खराब है। तो डब्ल्यूटीओ में डेवलप्ड लोग ये मुद्दा उठाते थे कि इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज़ तो अपने फार्मर्स को इतनी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, तो ये लोग ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो अपनी कंट्री में ये करते नहीं हैं। तो फिर इंडिया और बाकी सारे लोगों ने ये बात रखी कि हम गरीब कंट्री हैं, हमारे यहाँ खाने को नहीं उग रहा है, तो हम अपने फार्मर्स को अगर कोई चीज़ फ्री दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। हमें फूड सिक्योरिटी क्लॉज़ में रखा जाए कि हम इतना जितना हम उगाते हैं उसका 10%, 12-13% इतना हम खाने के लिए रखेंगे और वो ट्रेड से अलग रहेगा। तो उस तरह का फिर उनको डील दिया गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना आपकी लागत है उसका 10% तक आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को अलाउड है कि उनकी पूरी कंट्री में जितना भी सामान बनता है, उसका 5% वो सब्सिडी दे सकते हैं। तो अगर 100 करोड़ का अनाज उगाते हैं, तो 5% उसका वो सब्सिडी में दे सकते हैं, अलाउड है। इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज़ को ये 10% दिया गया, कहीं-कहीं 15% दिया गया कि आप इससे ज़्यादा सब्सिडी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो बात डब्ल्यूटीओ ने हमारी मानी। बट वो बहुत छोटी चीज़ है। हर साल वो इसी बात के लिए झगड़ते हैं कि फूड सिक्योरिटी हटा दो। बल्कि इंडिया और गरीब की कंट्रीज़ हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है। तो वहाँ गवर्नमेंट को चाहे या ना चाहे, जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, फूड के लिए उनको सब्सिडीज़ तो देनी ही पड़ेगी, वरना कैसे होगे? अगर फर्टिलाइज़र में बाकी चीज़ों में सब्सिडीज़ नहीं होगी, तो इंडिया किसान के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो खेती करने के लिए फर्टिलाइज़र खरीद सके। तो हमारी तो मजबूरी है। तो उन लोगों को 5% अलाउड है, हमें 10% अलाउड है। और इंडिया और बाकी लोग फिर स्ट्रगल भी करते रहते हैं कि ये ऐसे ही रहे, नियर फ्यूचर में कहीं चेंज ना करे। तो इसको बोलते हैं स्ट्रगल कि सब लोग अपने-अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, अब तुम्हें अपना देखना है कि तुम कैसे करोगे। तो ये बात सही है कि हमें ग्लोबलाइज़ेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ग्लोबलाइज़ेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स को कम से कम हो। उसके लिए हमको फूड सिक्योरिटी जैसे क्लॉज़ है, वो हमने उसके लिए झगड़ा किया। उसी तरह हमको स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बचाना चाहिए, हमको उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। हमको वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, अपना सामान खरीदना चाहिए, ताकि हम बाहर की कंट्रीज़ से एक्सपोर्ट भी करें, इम्पोर्ट भी करें, बट हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ कोई खत्म ना हो जाए।
समझ गए? तो मेन फंडा ये है इसमें। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, किसी को कोई चीज जो ना समझ आई हो? Should we No, move ma'am. towards question? Yes, ma'am. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एमएनसी? कर लोगे? मल्टीनेशनल कंपनी दैट जो ओन्स कि और कंट्रोल दूसरी कंट्रीज में भी प्रोडक्शन करती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एमएनसी स्प्रेड आउट? प्रोसेस क्या है एमएनसी का, कैसे करते हैं? कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट को मोर करके, यही करते हैं। यस मैम। ओके, वाई डू एमएनसी, देखो ये एज इट इज पूछ दिया सीबीएसई ने, एमएनसी अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज को उन रीजन में क्यों लगाते हैं जहां पे उन्हें चीप लेबर मिलता है? मैम ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा मिले और उनका मेन फंड मतलब उनका, हाँ मैम मतलब कम उसमें मिलेगा, क्या बोलते हैं, कम लेबर चीप होगा तो उनको वहां पे भी सेव होगा और फिर वहां के लोग भी खरीदेंगे तो उससे भी प्रॉफिट होगा। करेक्ट। द व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एन एमएनसी? सबसे ज्यादा एमएनसी क्या करती है किसी कंट्री में जाके? मैम वो इन्वेस्ट करती हैं इन्वेस्ट करने के लिए उनके वो साथ सबसे पहले लोकल लोकल कंपनी खरीदती है, वो दैट्स हाउ दे डू। लोकल कंपनी खरीदते ही उनका वो भी बढ़ जाता है, मतलब मार्केट में वो भी मोनोपोली भी हो जाती है, क्योंकि जो कंपनी और वही सामान बेच रही है उसको खरीद लिया उन्होंने, बेस भी बढ़ जाता है। खैर ये आएगा नहीं, क्वेश्चन अजीब सा है। व्हाई आर चाइनीज टॉय पॉपुलर? मैम क्योंकि वो चीप होते हैं। Because they are cheap. यस। अगला है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? मैम दूसरी कंट्री का अच्छे से मतलब कल्चर पहचानना, ट्रेड वहाँ करना और मतलब ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच countries of the world exchange trade, culture and ideas and education. वो ओके कर मैम। सकते हो, वरना ये सामने भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या है? मैम कि वो अपने मार्केट से बाहर भी मतलब अपना वो मार्केट एक्सपैंड कर सके। व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर? फॉर बेटर इनकम, बेटर जॉब्स। क्या क्वेश्चन है ये? हु कैन प्ले अ मेजर रोल इन अचीवमेंट ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन? फेयर ग्लोबलाइजेशन में कौन कर सकता है काम? मैम WHO और गवर्नमेंट। WHO नहीं बेटा, WTO और गवर्नमेंट। हाँ WTO सॉरी। क्या एमएनसी कर सकती है फेयर ग्लोबलाइजेशन? मैम वो कैसे करेगी, कभी मतलब भी वो तो अपना नहीं। प्रॉफिट चाहता है ना। करेक्ट, सो यू आर गेटिंग इट करेक्ट। कॉन्सेप्ट चेक कर रही थी केवल। एमएनसी क्यों देखने लगी फेयर ग्लोबलाइजेशन? उसको प्रॉफिट से मतलब है, कितना भी डिस्टॉर्टेड हो। गिव एग्जांपल ऑफ इंडियन कंपनीज जो बेनिफिट हुए ग्लोबलाइजेशन से। मैम टाटा, उसके बाद TCS, इन्फोसिस। रिलायंस, करेक्ट। इन्फोसिस। आउटसोर्सिंग। व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड बैरियर? ट्रेड बैरियर जो कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट सेटअप करती है फॉरेन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर। इम्पोर्ट। करेक्ट। वो डोमेस्टिक गुड को फॉरेन कंपटीशन से बचाता है। यानी कि अमेरिका वालों ने अगर हमारे लिए ट्रेड बैरियर लगा दिया तो मतलब उन्होंने अपनी घर की इंडस्ट्री बचा ली और अपना हमारा फॉरेन कंपटीशन अवॉइड कर दिया। बट सेम चीज वो हमारे यहाँ नहीं चाहते कि हम ट्रेड बैरियर लगाएं। अगर हमने ट्रेड बैरियर लगा दिया तो यहाँ ट्रेड बैरियर का मतलब मान लो हमने इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया 20% एक्स्ट्रा, तुरंत WTO पहुंच जाएंगे वो भागते भागते। तो ये ट्रेड बैरियर का मतलब है रेस्ट्रिक्शंस जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों तरफ लगाए जा सकते हैं। तो अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सामान को, आप तो एक्सपोर्ट पे लगाइए, क्योंकि आप चाहेंगे कि सामान आपके घर में ही बिके, ज्यादा बाकी जगह ना जाए। तो डिफरेंट रीजन से गवर्नमेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगाती है। उनका मतलब होता है कि वो जो अपने घर की इंडस्ट्रीज को ज्यादा बचाना।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। इम्पोर्ट पे वो तब लगाएगी जब उसकी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ेंगे, मतलब वो उठ रही हैं धीरे धीरे, और वो नहीं चाहते कि फॉरेन वाले आकर के कंपटीशन दें और तुरंत हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएंगी क्योंकि अभी अभी उठ रही हैं। तो उस केस पे वो इम्पोर्ट पे लगा देंगे टैक्स, समझ गए, ताकि बाहर का सामान और महंगा हो जाए, कोई खरीदे ही ना, हमारी कंपनी जो अभी छोटी छोटी बन रही है उनका लोग सामान खरीदें, घर वालों का। एक्सपोर्ट पे वो तब लगाएगी जब हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स बहुत फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका सामान बहुत जगह बिकता है, ठीक है, लेकिन वो लोकल मार्केट को छोड़कर इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा सामान बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोगों को मिल नहीं रहा सामान। तो उस केस में हमारे यहाँ के कंज्यूमर को बचाने के लिए वो एक्सपोर्ट पे लगा देंगे रेस्ट्रिक्शन की, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कंट्री में ही बेचिए सामान, समझ गए। तो वो ट्रेड को ऐसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट ये करती है ताकि अपनी कंट्री के हित को बचाए, अपने लिए जो बेटर डील है वो उसको मिल जाए। Why did Indian government remove barrier to a large extent on foreign trade and foreign investment? मैम क्योंकि उनको लगा अब टाइम है कि वो मतलब ऐसे कंपटीशन मिले इंटरनेशनल ट्रेड Correct. में। They wanted to open to the international trade and get involved in the process of globalization so that Indian producers and Indian consumer get a lot of choices and Indian consumer get a chance to take part in competition. ठीक है, ताकि इंडिया का भी ग्लोबल लेवल पे रोल रहे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ कर लोगे? एसईजेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। एसईजेड क्या है? एसईजेड का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो कंट्री में कुछ कुछ एरियाज होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चल रहा होता है, उनको एसईजेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो एसईजेड मतलब समझो नोएडा के बराबर पूरी पूरी सिटी में प्रोडक्शन प्लांट ही प्लांट लगे हुए हैं, हर तरफ प्रोडक्शन ही हो रहा है, तो इसको एसईजेड डिक्लेयर कर दिया। एसईजेड को डिक्लेयर करने से फायदा क्या है? यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होंगी, गवर्नमेंट अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रोड, वाटर सब कुछ देगी इस इलाके में, क्योंकि यहाँ मेजर प्रोडक्शन चल रहा है, समझ गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये बहुत फायदेमंद है कंट्री के लिए। उसके अलावा क्योंकि बाकी जगह कंट्री में मान लो सिर्फ 9 घंटे ही आप काम करा सकते हैं, लेकिन एसईजेड में पता है कि ये गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत मेजर पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं, तो एसईजेड में फिर अलाउ होगा कि आप 10 घंटे 15 घंटे करा लो काम, समझ गए। क्योंकि वो गवर्नमेंट उस इलाके को उन्होंने इसीलिए लिया हुआ है ताकि वो ज्यादा प्रोड्यूस करें और गवर्नमेंट को और ज्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व करें और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा करके दे। तो इंडिया में बहुत सारे एसईजेड हैं, वहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, लेबर लॉज भी उनके अलग होते हैं, और एसईजेड में कुछ कुछ बिजनेस को छूट भी होती है बहुत सारी चीजों पर, क्योंकि गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट मानती है एसईजेड को। तो एक कंपनी में अलग अलग कोने में प्रोडक्शन चल रहा हो उससे बेटर है, प्रेफर करती है गवर्नमेंट कि कंट्रीज में बहुत सारे इलाकों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया जाए और वहां पर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन कराया जाए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाए ताकि ब्रांड और क्वालिटी भी उनकी अच्छी हो, वहाँ के लॉज भी अलग हो, और वहाँ पे अगर रिक्वायर्ड हो तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, टैक्स में भी छूट प्रोवाइड करती है, और हर तरह के रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती है, क्योंकि एसईजेड तो मेन हब है ना उसके प्रोडक्शन का, समझ गए। यस मैम। ओके, डब्ल्यूटीओ को कौन डोमिनेट कर रहा है? मैम यूएसए एंड यूके। डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर हैं? मैम 164 मेंबर्स ने ज्वाइन किया था। मैम वैसे हम ये लिख सकते हैं ना कि डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेट करती हैं यस यूएसए यूके के बदले। यस। ओके, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड के लिए कौन सी गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? डब्ल्यूटीओ। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एमएनसी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कर लोगे। व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है वो इसीलिए सेटअप की जाती हैं ताकि वहां पर वर्ल्ड क्लास लेवल प्रोडक्शन किया जा सके, और एसईजेड को डिक्लेयर करने का एक और फायदा भी है, एसईजेड पे बहुत हाई क्लास होता है सब कुछ प्रोडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी 24/7 आ रही होती है, अच्छी रोड्स होती हैं, तो ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लांट लगाने के लिए, कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए। तो फॉरेन कंपनीज को भी थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है कि चलो ये एसईजेड अगर किसी कंट्री में है बहुत सारे, तो मतलब वो कंट्री फोकस कर रही है हाँ ट्रेड तो पर, हमारे में वो तो फॉरेन कंपनीज बैंगलोर बहुत इन्वेस्ट वगैरह करती होंगे है। क्या? हाँ है हमारे यहाँ, तमिलनाडु में है। मैम बैंगलोर। हाँ, एसईजेड बैंगलोर भी है, मेजर हब इंडस्ट्रिया में इंडिया में उनको एसईजेड डिक्लेयर किया हुआ है।
देखें क्या देख लेते हैं, SEZ इन इंडिया। लो मेरा फोन, ओके, SEZ इन इंडिया। ये देखो 8 फंक्शनल SEZ है इंडिया में अभी। महाराष्ट्र में सांता क्रूज, कोचिन, कांडला, सूरत, चेन्नई, विशाखापट्टनम, फाल्टा एंड नोएडा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप SEZ में रह रहे हैं। ठीक है, तो ओके, अगला क्या है, मेंशन 4 फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कर लोगे। व्हाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव ट्रेड बैरियर्स, क्यों हटा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? क्योंकि वो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, वो यस मैम, लिबरलाइजेशन से पहले स्लो हो रही थी ग्रोथ, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि ग्रोथ और बेटर हो, ग्रो लिबरलाइजेशन करेंगे तो ज्यादा कंपनीज आएंगी, ज्यादा मौका मिलेगा इंडियंस को, तो इसलिए किया था उन्होंने। दूसरा सही रीजन तो उन्होंने लिखा भी नहीं है। वो IMF ने फोर्स किया था इंडिया को लिबरलाइज करने के लिए, क्योंकि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जब भी कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में जाती है, मान लो तुम सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन तब भी तुम्हारी डूब गई कंट्री, पैसे नहीं तुम्हारे पास खाना खिलाने के, फिर क्या करोगे, कहीं से तो लोगे। तो IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप अगर कंट्री में दिवालिया घोषित हो जाती है, भिखारी हो जाती है, तो IMF उसको लोन देगी, लेकिन IMF की कंडीशंस होती है, आपको माननी पड़ती हैं। तो 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो गया था, हमारे पास 15 दिन के ऑयल का पैसा नहीं था पे करने को, मतलब 15 दिन के बाद हम दिवालिया हो जाते। तब फिर IMF ने पैसा दिया था, लेकिन कंडीशन रखी थी कि आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा अपनी कंट्री को ट्रेड के लिए। तभी हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म करे और अपनी कंट्री को ओपन कर दिया वर्ल्ड के लिए, वरना हम इतनी आसानी से गुलामी के बाद ना 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 नहीं करने वाले थे। लेकिन वो रीजन कभी कोई लिखता नहीं है। द डिसीजन टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स वर एडवाइज्ड लिखते हैं केवल। देखो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, एडवाइज नहीं था, इट वाज अ फोर्स्ड डिसीजन। फोर्स किया था उन्होंने, लेकिन हमारे लिए अच्छा प्रूफ हो गया वो बाद में। The decision to remove trade barriers was advised by powerful institutions like IMF, WTO. थर्ड पॉइंट इज द एक्चुअल रीजन। बाकी दो भी हैं कि इंडिया चाहती थी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस से उसको मौका मिलेगा, लिबरलाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा और इंडियन के प्रोड्यूसर्स फॉरेन के साथ कॉम्पीट करेंगे, बट एक्चुअल रीजन थर्ड था। ठीक है, अगला व्हाट इज टैरिफ कर लोगे। लॉन्ग टर्म देख लेना क्वेश्चन, कोई ना आए तो फिर पूछ लेना। आई थिंक आज के लिए इतना ही, कल करेंगे एक नया चैप्टर। आज के लिए थोड़ा लेट हो गया एंड टुडे यू हैड अ लॉन्ग डे। बस करें? हाँ मैम, ओके। ओके, तो कल क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमारी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 2 सब्जेक्ट हमारे पूरे हो गए हैं। ज्योग्राफी करें कल? मैम सिविक्स भी खत्म करा दो मैम, ज्योग्राफी एंड में करेंगे क्योंकि वो याद रखनी होती है ना। चलो फिर सिविक्स करते हैं। कल कौन सा चैप्टर करना है सिविक्स में? मैम जो 2 बचे हैं वो उनमें से एक कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके, जो एक लाइन से ही कर लेते हैं। यस मैम। ओके 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 गाइस, बाय।